हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है ये जो विज्ञान पेपर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है 2023 का जो है प्रश्न पत्र को जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। और अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है 25 नंबर का होता है। और अगर समय की बात करें तो समय आपको 1 घंटे का जो है समय मिलता है। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 25 शब्दों में लिखना होता है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 75 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। अगर हम बात करें पेपर की तो ये जो है सेकेंड सेमेस्टर का ये 2023 का पेपर है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं। हमने जो है अभी तक हम लोग 2016 का पेपर, 17 का पेपर, 19 का पेपर, और उसके बाद में 2020 का, 22 का, और उसके बाद में आज के पेपर, आज के वीडियो में हम लोग जो है 2023 का पेपर करने वाले हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वां पेपर ये हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा थे, भास्कर थे, या सतीश धवन थे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की हम बात करें तो जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है। ये जो है भारतीय वायुसेना के पायलट थे। ठीक है। ये जो है भारतीय वायुसेना के पायलट थे। और इनको जो है सोवियत संघ द्वारा, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा, सोवियत सोवियत संघ द्वारा इनको कब भेजा गया था, 3 अप्रैल, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले, 3 अप्रैल 1984 को जो है इनको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगर हम बात कर ले कि जो मिशन था, वो मिशन का नाम क्या था, सोयूज P11, ये मिशन का नाम था। तो इतना जो है राकेश शर्मा के बारे में आप लोगों को इतना जानना जो है आवश्यक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो गए। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल में होती है, पेट्रोल जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, या विद्युत ऊर्जा होता है, या ध्वनि ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में यही चेंज होता है, यानी परिवर्तन होता है। और इंजन को जो है शक्ति मिलती है। उसके बाद में हम जो है थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया रहा है कि बल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है, न्यूटन होता है, अर्ग होता है, या मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बल का एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगर एसआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। और इसका जो है एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है तो एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। अब एक न्यूटन जो है यहाँ पे बल का मात्रक तो ए बराबर आपका होता है यम इंटू ये। तो अगर एक न्यूटन का अगर परिभाषा देना चाहें, ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को जो है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम ये मास को जो है 1 किलोग्राम मानते हैं। और उसके बाद में ये जो त्वरण है, त्वरण को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड की त्वरण जो है प्रदान करता है, उसी को 1 न्यूटन बल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आप लोग ये बताइए कि एक अर्ग बराबर क्या होता है, एक अर्ग बराबर क्या होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। उसके बाद में हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इनमें से जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा है जो जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है। ठीक है। माइटोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, या केंद्रक हो गया, या कोशिका द्रव हो गया। तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम जो है केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे माइटोकांड्रिया की, केंद्रक की, और कोशिका द्रव की, तो ये जो है तीनों, ये दोनों में जो है पाया जाता है। ठीक है।
ये केवल जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है और बाकी जो तीनों दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये जो है दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे केवल की बात कर रहा है, ठीक है, ओनली। उसके बाद में 5 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे सूत्र के बारे में पूछा गया है कि चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है Na2CO3, CaOH ऑफ होल ट्वाइस, CaCO3 या CaO। तो यहाँ पे अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगर इसका रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रासायनिक सूत्र हो गया और उसके बाद में इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। और अगर इसे जो है देखें तो यह जो है कई प्राकृतिक रूपों में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्राकृतिक रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? जैसे हो गया संगमरमर, हो गया आपका संगमरमर, ठीक है, संगमरमर हो गया, चाक हो गया और उसके बाद में है कैल्साइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का ये 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में हम लोग देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है कि वयस्क मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं। तो वयस्क मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, अस्थियां या हड्डियां कहते हैं, 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में 7 नंबर की अगर हम बात करें तो वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन के नाम लिखिए। यानी ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग सभी पेपरों में जो है ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे जो है अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन का हमने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? कि इसका ट्रिक होता है KE, D, ये जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो होता है चारों, ये वसा में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो बी होता है और सी होता है, ये बी और सी, ये जो है जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील केवल 2 विटामिन का नाम लिखना है। तो यहाँ जो है इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, KE, DA। तो यहाँ पे डी हो गया और विटामिन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर में दिया है कि टीकाकरण क्या होता है। जो वैक्सीनेशन किया जाता है मनुष्य को, वो जो है क्या होता है, जानवर को भी किया जाता है, ठीक है। तो टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को टीके या वैक्सीन द्वारा जो है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए जो है तैयार किया जाता है। और टीके में जो है रोगजनक का एक कमजोर या मृत रूप होता है, ठीक है, जो शरीर को उस रोग के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। उसके बाद में हम 9 नंबर की बात करें। यहाँ पे दिया है किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों का नाम लिखिए। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों का नाम लिखिए। तो जो कीटों को खाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो कीटों को खाते हैं उसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया बीनस फ्लाइट रेप हो गया और उसके बाद में हो गया पीचर प्लांट। ये दो जो है कीटभक्षी पौधे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये नया क्वेश्चन है, इस बार जो है 2023 में ये नया क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में 10 नंबर की अगर हम बात करें, किन्हीं तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में कितनी संख्या भिन्न होती है, यानी किसकी संख्या भिन्न होती है। अगर समस्थानिक की बात करें, एक होता है समस्थानिक, ये हो गया समस्थानिक, ये आपका समस्थानिक हो गया। एक होता है संभारिक, संभारिक। इसमें जो है ए का मान जो है, जो एटॉमिक मास होता है, ये समान होता है। और इसमें जो है समस्थानिक में जो है जेड का मान, जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो समान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इससे जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग 3 पेपरों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा, क्योंकि ये 3 पेपर में आ चुका है लगातार, हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें जो है एक आपको सूत्र बताए थे कि जेड बराबर ई बराबर ई,
ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पे भी एक क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो समस्थानिक पहला नंबर की, अगर समस्थानिक है तो इसमें जो है, जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक ये सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे Z का मान सेम है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगर मूलक में ना रहे, ठीक है? यहाँ अगर संयोजकता में ना रहे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। लेकिन भिन्न इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसमें एक बचता है न्यूट्रॉन। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन नहीं हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, ठीक है? समस्थानिक में इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। तो यहाँ पे परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। जबकि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है इसमें। अब यहाँ पे दिया है 11 नंबर में क्या दिया हुआ है? 11 नंबर में दिया हुआ है कि चाल किसे कहते हैं? जो स्पीड होता है, स्पीड किसे कहते हैं? उसका मात्रक भी लिखिए। तो स्पीड क्या होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। तो चाल जो है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसे तय करने में लगा समय। जैसे यहाँ पे अगर ए से लेकर आप बी पॉइंट तक जाते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इतना, ये मान लो कि डी डिस्टेंस हो गया और इसमें जो समय लगता है, इसमें जो समय लगता है ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा, उसका अनुपात, रेशियो जो है उसे चाल कहते हैं। तो यस बराबर डी बाई टी होता है, ठीक है? यही होता है चाल। अगर डी को जो है मीटर में मापते हैं और टी को जो है सेकंड में मापते हैं, तो इसका मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या हो गया? ये मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे दिया है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और उसके बाद में मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? उसके बाद में हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इसमें दिया है 12 नंबर के कि मनुष्य के मुख में जो है कितने प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं? कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनके नाम लिखना है और उनके कार्यों को जो है संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये इंसीजर हो गया और कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, ये मोलर हो गया, ठीक है? 1, 2, 3, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फिगर में। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इंसीजर, कैनाइन, उसके बाद में प्रीमोलर और मोलर। अब इन चारों दांतों के जो है कार्य के बारे में बात करते हैं और संख्या के बारे में बात करते हैं कि किसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य के मुख में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंसीजर हो गया और उसके बाद में सेकंड की बात करें तो कैनाइन हो गया और उसके बाद में थर्ड की बात करें तो प्रीमोलर हो गया और उसके बाद में यहाँ पे मोलर हो गया। तो अगर हम संख्या बात करें, यहाँ मनुष्य में जो है मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर की बात करें तो ये 8 होता है, यानी 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, ठीक है? ये चपटे दाँत काटने काटने के काम आते हैं और चीरने के काम आते हैं, ठीक है? भोजन के जो है टुकड़े बनाने के काम आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे 4 दाँत होते हैं, 1, 2, 3, 4 और नीचे भी ये ऊपर का ये टॉप टीथ दिया हुआ है, ये ऊपर का दाँत दिया हुआ है, ठीक है? और इसी प्रकार से नीचे भी 4 रहेगा। तो यहाँ पे 4-4 इसकी संख्या जो है 8 हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं इसका संख्या 8 होता है और प्रीमोलर की संख्या जो है, यहाँ सेकंड नंबर की हम बात करें, ये इंसीजर हो गया। इंसीजर की संख्या 4 ऊपर 4 नीचे होता है और कैनाइन की संख्या जो है 4 होती है, यानी 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। फिगर में आप देख सकते हैं। कार की बात करें तो ये जो है नुकीली होती हैं, जो भोजन को जो है फाड़ने और चीरने के में सहायता करती है। अगर हम प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर में अगर इसकी संख्या देखें तो 8 होता है, यानी 4 संख्या ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। और इसमें कार की बात करें तो ये चौड़े और चपटे होते हैं, जो भोजन को जो है पीसने के काम आते हैं और उसके बाद में ये चबाने के काम आते हैं। अगर मोलर की बात करें तो इनकी संख्या जो है 12 होती है, 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। यानी ये बड़े और सपाट होते हैं और भोजन को जो है ये पीसने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दाँत कितने प्रकार के होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है और उसके कार्य को जो है हमने संक्षिप्त में देखा। अब हम देख रहे हैं कि फसल चक्र से क्या अभिप्राय होता है, जो फसल चक्र होता है उससे अभिप्राय क्या होता है।
तो फसल चक्र जो है क्रॉप रोटेशन कहते हैं, इसे क्रॉप साइकिल भी कहते हैं। एक जो है ये कृषि पद्धति है, जिसमें एक ही भूमि पर जो है एक निश्चित समय में और एक निश्चित समय के बाद जो है विभिन्न प्रकार के अलग-अलग प्रकार के जो है फसलों को एक क्रम के रूप में जो है उगाया जाता है। इससे क्या होता है, क्रम के रूप में उगाने से जो है भूमि की उर्वरता बनी रहती है और पौधों में जो है पोषक तत्वों की निरंतरता आपूर्ति होती रहती है, ठीक है? यह मिट्टी की संरचना जो रहती है उसको सुधारने और कीटों और बीमारियों के संक्रमण से जो है संक्रमण को कम करता है, में सहायक होता है। उसके बाद में हम 14 नंबर की अगर हम बात करें तो ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में बात करना है। इसको जो है अलग-अलग प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात करना है, ठीक है? तो ऊर्जा वह क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। यह विभिन्न रूपों में होती है, तो आप ये बताइए कि ऊर्जा का जो है मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें अलग-अलग प्रकार की ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर की अलग-अलग प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कोई ये वस्तु हो गया, ये यहाँ पे रखी हुई है। तो इसमें जो इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसमें निहित होती है, उसे जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, यह किसी वस्तु की स्थिति हो गया, स्थिति और ऊंचाई के कारण होती है, यानी ऊंचाई पर रखी वस्तु की ऊर्जा। कोई भी वस्तु जो है ऊंचाई पर रखी है, तो उसमें ऊर्जा जो निहित रहती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में सेकंड की बात करें गतिज ऊर्जा। यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यह किसी वस्तु की गति के कारण होती है। अगर उसमें गति है यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कब होगा, यहाँ पे जो है यहाँ के प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर किसी वस्तु में जो है अगर उसमें वेग है, गति है, तभी उसमें जो है गतिज ऊर्जा रहेगी। तो यहाँ पे मतलब यही हुआ कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलते हुए वाहन की ऊर्जा जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, इसमें तापीय ऊर्जा जो होता है, थर्मल एनर्जी इसे कहते हैं। तो यह ऊर्जा जो है गर्मी के रूप में होती है। जो तापीय ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा गर्मी के रूप में होती है, जैसे गर्म चाय का ताप। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ये विद्युत प्रवाह से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब जलना, जब बिजली का बल्ब जलता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। उसके बाद में यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो यह ऊर्जा जो है रासायनिक बंधनों में होता है और रासायनिक प्रक्रिया से जो है मुक्त होती है। रासायनिक प्रक्रिया से जो है मुक्त होती है। जैसे हो गया भोजन में संचित जो ऊर्जा रहती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में सन्निहित रहती है। उसके बाद में हम 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह का क्यों क्यों कहते हैं, ठीक है? जो माइटोकांड्रिया आपका होता है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जो कोशिका में भोजन भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे आपने भोजन किया, भोजन से जो है आपको ऊर्जा मिली, भोजन से जो है जो आपको ऊर्जा मिली, ऊर्जा को जो है ये ऊर्जा जो होता है ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है? इसमें ऊर्जा को जो है यहाँ भोजन हो गया, भोजन जो है ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, उसके बाद में ऊर्जा जो है ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हुआ, जो शरीर की सभी गतिविधियों के लिए जो है आवश्यक होता है, जो ये शरीर की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा प्राप्त करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इसको जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 16 नंबर में दिया हुआ है कि धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं की बात कीजिए। जो मेटल होते हैं उसकी 4 विशेषताओं के बारे में जो है आपको बताना है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं के बाद ये बात करें, जैसे कोई मेटल ये हो गया तो इसमें क्या होगा? इसमें चमक होगा,
और उसके बाद में ये जो है चालक होगा, विद्युत के जो है चालक होगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो मलिनीयता, इसे मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे जब जो धातुओं को पीटने पर पतली चादर में जो बदल सकते हैं, उसी को कहते हैं। जैसे ध्वनि का संचालन, इसमें जो है ध्वनि का संचालन होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचालन जो है ठोस में होता है, उसके बाद में द्रव हो गया, उसके बाद में गैस हो गया। ये क्रम भी आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे धातुओं में 4 विशेषताएँ लिखी है, चमक देख सकते हैं, तो धातुएँ चमकदार होती है, जैसे हो गया एग्ज़ाम्पल तो सोना हो गया और आपका ये चाँदी हो गया। विद्युत चालकता की बात करें तो धातुएँ विद्युत का अच्छा संचालक होती है, जैसे हो गया तांबा हो गया, एल्युमीनियम हो गया। ये चालक किस रूप में होती है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी के कारण जो है विद्युत चालकता बनी रहती है। उसके बाद में है मलिनीयता। इसका मतलब ये होता है कि जब धातुओं को पीटने पर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। धुन में संचालन, यानी धातुएं चोट लगने पर जो है टंकार धुन उत्पन्न करती है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने बताया कि ठोस, द्रव, गैस, ये जो है क्रम होता है, ये ध्वनि का क्रम होता है। सबसे अधिक जो है ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में ध्वनि का संचालन होता है। उसके बाद में हम 17 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को बताइए। जो ध्वनि द्वारा जो है जो प्रदूषण होता है, हानिकारक प्रभाव जो पड़ता है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मानसिक तनाव। ध्वनि के प्रदूषण के कारण जो है मानसिक तनाव की जो है स्थिति बनी रहती है। जैसे अत्यधिक शोर और मानसिक तनाव और चिंता के कारण कारण जो है बन सकते हैं अत्यधिक शोर के कारण। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सुनने की जो है क्षमता में कमी हो जाती है। यानी लंबे समय तक तेज आवाज में रहने से जो है सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है। और नींद में रुकावट, यानी अत्यधिक शोर जो है नींद के पैटर्न को जो है प्रभावित करते हैं और अनिद्रा का कारण बन जाता है, जिससे जो है स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। उसके बाद में हृदय रोग, जो हार्ट अटैक होता है, और ध्वनि प्रदूषण जो है उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में हृदय संबंधी समस्याएं इसके द्वारा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सौर परिवार को सचित्र समझाइए। यानी इसमें चित्र बनाना है और बताना है कि इसमें कितने ग्रह होते हैं, क्या सूर्य होता है, ठीक है। सभी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोलर सिस्टम आपका हो गया। अगर हम ग्रह की बात करें, ये सन हो गया। सन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम से ये नाभिकीय संलयन द्वारा बना रहता है। नाभिकीय संलयन द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं ये बना रहता है न्यूक्लियन फ्यूजन। अगर हम ग्रह की बात करें तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। तो आपके सौर मंडल में जो है 2 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। कौन-कौन से? एक होता है भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह इसे कहते हैं, इनर प्लैनेट। और उसके बाद में दूसरा होता है बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट। तो अगर हम भीतरी ग्रह की बात करें तो यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। और अगर हम बृहस्पति, ये बाहरी ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो है हमारे सौर मंडल में वर्तमान में जो है कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में आपके सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। और उसके बाद में जो 9वां ग्रह था, ये इसको जो है निकाल दिया गया है। इसको क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि ये जो है, ये दूसरे जो ग्रह होते थे उसके जो कक्षा होता है उसमें जो है ये परिक्रमा करने लगता था। इसीलिए इसको 2006 में इसको निकाल दिया गया है, ठीक है? अब नाम बताइए किस ग्रह को निकाल दिया गया? जो लास्ट में ग्रह होता है 9वें नंबर पे, उसको जो है निकाल दिया गया है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, तो इस सौर परिवार में जो है सूर्य और उसके चारों ओर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सौर परिवार में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड जो है शामिल होते हैं। अगर इसमें हम देखें, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य मंडल का जो है केंद्र होता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसी के द्वारा जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसीलिए इसे जो है क्या कहते हैं? इसे तारा कहते हैं। तारा उसे कहते हैं जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अगर आप किससे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा जो होता है, यहाँ पे इसको हमने बहुत ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर चंद्रमा आपके एग्जाम में पूछ ले कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह होता है। उपग्रह क्यों होता है? क्योंकि ये जो पृथ्वी होता है, ये यहाँ पे पृथ्वी होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा इस प्रकार से चक्कर लगाता है।
लेकिन इसका जो है अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी स्वयं का प्रकाश जो है इसका चंद्रमा का नहीं होता है। इसीलिए इसको जो है इसको तारा आप नहीं कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो है इसमें जो है प्रकाश कहाँ से आता है, रात में चमकता क्यों है? तो ये रात में इसलिए चमकता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे चंद्रमा पर जो है रिफ्लेक्ट होकर ये पृथ्वी पर हमको जो है चमकदार दिखाई देता है, ठीक है? इसका कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इसे जो जो है तारा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगर यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की हम बात करें तो सूर्य हो गया, जैसे सौर मंडल का जो है यह केंद्र में रहता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इस प्रकार से आप और इसमें 8 ग्रह पाए जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इसको जो है ग्रह कहते हैं। और जो उपग्रह होते हैं, ये जो है पृथ्वी का उपग्रह, एकमात्र उपग्रह की बात करें तो ये चंद्रमा हो गया, और अन्य ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं जो अलग-अलग। लेकिन अगर हम बुध की बात करें, बुध हो गया और आपका शुक्र हो गया। इनके जो है इनके उपग्रह नहीं होते हैं, इनके उपग्रह नहीं होते हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 8 ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं होते हैं? तो यहाँ पे बुध हो गया आपका और शुक्र हो गया, इनके उपग्रह नहीं होते हैं। अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह का एक समूह पाया जाता है। कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति। ये जो मंगल होता है और बृहस्पति होता है, इसमें जो है एक जो है क्षुद्र ग्रहों का एक समूह पाया जाता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद में धूमकेतु देखते हैं, तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमते हुए जो बर्फ और धूल के पिंड होते हैं, उसे जो है धूमकेतु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2022 का जो है, ये कौन-सा प्रश्न पत्र था? 2022 का था शायद, क्या है? 2023 का जो है हम लोगों ने प्रश्न पत्र किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2016 का प्रश्न पत्र देखा, 2016 का प्रश्न पत्र यहाँ पे हो गया, 1 मिनट, 2016 का हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया, उसके बाद में 19 का हो गया, 20 हो गया, उसके बाद में 22 का हम लोगों ने देखा और 23 का देखा, ठीक है? इस ने यानी 5 या 6 प्रश्न पत्र को हमने देखा, जो कि ये विज्ञान का जो है इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र जो है कंप्लीट हो गया है। इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया है कि जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आज तक हुए हैं, सभी का जो है हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर का, वो भी जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है। ठीक है? एक-एक करके एग्ज़ाम के पहले आपका बिल्कुल सिलेबस जो है ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा भी जो है आप लोग अलग सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जो है जाकर वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके बाद विज्ञान आपका समाप्त हो गया है, इसके बाद जो है आप किस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का आप लोग करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके आगे का जो है प्रश्न पत्र करेंगे अलग सब्जेक्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।